आज के इंडियन एक्सप्रेस में जे मजूमदार की रिपोर्ट छपी है, मगर एक दिन पहले 15 सितंबर को बिजनेस स्टैंडर्ड में वित्त मंत्री ने अदानी मामले पर एक छोटा सा बयान दिया है। शायद उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी है। यह भी देखने की बात है कि अखबार ने अदानी मामले पर वित्त मंत्री के बयान को कितनी कम प्रमुखता से जगह दी है। असित रंजन मिश्रा, श्रीमी चौधरी, रुचिका चित्रवंशी ने यह इंटरव्यू किया है। पहले पन्ने पर इस इंटरव्यू को लेकर बड़ी सी हेडलाइन है, मगर इस हेडलाइन से अदानी मामले में जवाब का अंदाजा नहीं मिलेगा। एक ही अखबार में इंटरव्यू दो बार छापा गया है। पहले पन्ने पर जो छपा है उसमें सवाल का साफ पता नहीं चलता, बस इतना लिखा है कि हिंडनबर्ग मामले पर वित्त मंत्री ने क्या कहा, मगर इस पर जो जवाब है उसे पहले पन्ने पर जगह नहीं मिली है। पेज नंबर 6 पर इस तरह से कोने में छापा गया है, यानी कम प्रमुखता से। हम अखबार की प्राथमिकता का सम्मान करते हैं कि वह किस हिस्से को पहले रखता है और किसी बाद में, लेकिन हम अपनी नजर का भी सम्मान करते हैं कि अदानी का हिस्सा इतना नीचे क्यों है, हेडलाइन में भी उसका जिक्र क्यों नहीं। इसी अखबार के पेज नंबर 7 पर पूरा इंटरव्यू छपा है वित्त मंत्री की तस्वीर के साथ। यहां पर वो सवाल है, मगर सवाल में अदानी का जिक्र नहीं है। अंग्रेजी में इस तरह से पूछा गया है कि हाउ डू यू लुक बैक हिंडनबर्ग सागा एंड आवर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बस पहले आप नोट कीजिए कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जगह हिंडनबर्ग सागा का इस्तेमाल किया गया है। इसमें गलत नहीं है, मगर किस तरह एक शब्द के जरिए सारी रिपोर्ट को समेटने की कलाकारी नजर आती है। इस सवाल को इस तरह से पूछा गया है जैसे पूछने की रस्म अदा कर ली गई हो। इस सवाल में अदानी का नाम तक नहीं है और नई रिपोर्ट का जिक्र नहीं है। कोई भी बिजनेस संपादक इस सवाल को देखकर मुस्कुरा देगा। आप पाठक को यह समझना है कि कितना मुश्किल हो गया है किसी मामले में वित्त मंत्री से खुलकर पूछ लेना। इतने बड़े मामले में वित्त मंत्री से कैसे सवाल नहीं किया जाना चाहिए, यह एक क्लासिक उदाहरण हो सकता है जिसे पत्रकारिता के क्लास में पढ़ाया जाए। एक शानदार अखबार किस तरह से अपना असर गंवाता जाता है। रिपोर्टर में कोई कमी नहीं होती है, मगर हालात ऐसे हो गए हैं कि हर सवाल उनसे उनकी नौकरी की कीमत मांग रहा है। हम समझते हैं, इसलिए उन पर कोई टिप्पणी नहीं। हर जगह बेहतरीन पत्रकारों के लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा है, वरना स्थिति सामान्य होती तो यही पत्रकार वित्त मंत्री से ऐसे ऐसे सवाल करते कि उनके लिए जवाब देना भारी पड़ जाता। वित्त मंत्री कहती हैं अपने जवाब में कि शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी चीज है जो उन सभी देशों में होती है जहां भी स्थापित बाजार हैं और वैश्विक मौजूदगी वाली विशाल सूचीबद्ध कंपनियां हैं। भारत में नियामक काम कर रहे हैं, इसमें कुछ भी लुका छिपी नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कंपनी संचालन सबके सामने आ जाता है और इस कारण इसमें सुधार भी होता है। यहां तक कि अनुपालना के बारे में बाजार को बेहतर सूचना होती है। मुझे लगता है कि यह देश के लिए अच्छा ही होगा, इससे देश को फायदा होगा। अदानी मामले में जो रिपोर्टिंग हो रही है उस एपिसोड से देश को फायदा होगा, यह वित्त मंत्री कह रही हैं। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब गौतम अदानी ने कहा कि भारत पर हमला है। वित्त मंत्री कह रही हैं शायद कि इस एपिसोड से कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर नजर बढ़ी है और बाजार को बेहतर सूचना मिल रही है कि नियमों का पालन हो रहा है। तो हो क्या रहा है इस देश में? यहां वित्त मंत्री कह रही हैं कि शॉर्ट सेलिंग आम बात है, फिर तो हिंडनबर्ग को बधाई दीजिए, इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेहतर होता है, वित्त मंत्री कह रही हैं। जवाबों के इस खेल को आप समझ पा रहे हैं या हम समझा नहीं पा रहे हैं? वित्त मंत्री अदानी मामले के सकारात्मक असर की बात कर रही हैं, यह तो और भी गजब है, और कह रही हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर नजर बढ़ी है और पूरे देश को फायदा होगा। क्या यह कमाल की बात नहीं है? आपको हम याद दिला दें कि जब अदानी मामले पर ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आई तो उसे एंटी इंडिया बताया गया। अब वित्त मंत्री कह रही हैं कि इस एपिसोड से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फायदा होगा, देश को भी। क्या वित्त मंत्री ओसीसीआरपी की रिपोर्ट का शुक्रिया अदा कर रही हैं, जबकि बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा था कि ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के पीछे जॉर्ज सोरोस जैसी ताकतें हैं जो भारत विरोधी हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर जे मजूमदार की एक खबर छपी है। इस खबर में बताया गया है कि 2022 में मॉरिशस के रेगुलेटर ने अदानी समूह में निवेश करने वाली एक कंपनी का बिजनेस लाइसेंस रद्द कर दिया। इस फंड का नाम है EIFM, इमर्जिंग इंडिया फंड मैनेजमेंट लिमिटेड। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के 8 महीने पहले ही यह काम हो गया था। मॉरिशस के फाइनेंशियल सर्विस कमीशन ने पाया कि इस फंड ने कई नियमों का उल्लंघन किया है और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रहा है। जांच में पाया गया कि यह फंड अपने क्लाइंट का रिकॉर्ड नहीं रखता है, लेन देन का हिसाब भी नहीं। जे मजूमदार ने लिखा है कि यह इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है कि सेबी के रिकॉर्ड में अदानी में निवेश करने वाले जिन 2 फंड की जांच हो रही है, EIFM उनका महत्वपूर्ण शेयर होल्डर बताया गया है। अब बताइए आपसे क्या क्या छिपाया जा रहा है। अदानी समूह के शेयर होल्डर फंड EIFM का मॉरिशस ने बिजनेस लाइसेंस रद्द कर दिया क्योंकि यह फंड मनी
मनी लॉन्ड्रिंग करता है, पैसे और क्लाइंट का रिकॉर्ड नहीं रखता है। अदानी मामले पर खबर छपती है और गायब हो जाती है। पत्रकार सिद्दीक कप्पन पर 5,000 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया। 5,000। यहां पता नहीं EIFM ने कितना पैसा इधर से उधर कर दिया होगा कथित रूप से। वित्त मंत्री कह रही हैं कि नियामक अपना काम कर रहा है, उससे ज्यादा तो ये पत्रकार अपना काम कर रहे हैं। फिर भी 8 महीने में उस नियामक का काम खत्म नहीं हुआ। सेबी अभी तक अंतिम रिपोर्ट जमा नहीं कर पाई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि EIFM उन 2 फंड को कंट्रोल करती है जिनका संबंध विनोद अदानी से जुड़े 2 लोगों से है। क्या सेबी अब भी इसकी जांच करेगी? अब आते हैं GDP डिबेट पर। भारत की GDP बढ़ रही है या घट रही है? उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं, हमेशा शहर का फ्लाईओवर देखकर अपनी और देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा मत लगाइए। कभी कभी अपनी जेब में भी झांक लिया कीजिए। हमारा समाज बहुत ठीक से जानता है पड़ोसी और रिश्तेदार से आर्थिक हालत कैसे छिपाई जाती है, लेकिन उससे भी बेहतर तरीके से हमारी सरकारें जान गई हैं कि देश की आर्थिक हालत जनता से कैसे छिपाई जाती है। इस तरह से हम एक ऐसी व्यवस्था में रहने लगे हैं जहां सभी एक दूसरे से अपनी आर्थिक हालत को लेकर झूठ बोल रहे हैं और ना तो घर की हालत का सही अंदाजा मिल रहा है ना देश का। दोस्तों से अपनी आर्थिक हालत को बढ़ा चढ़ाकर बोलना और रिश्तेदारों से घटा घटाकर बोलने की सामाजिक प्रैक्टिस इतनी तगड़ी है कि हो सकता है कि लोगों को इस बात से फर्क ना पड़े कि देश की आर्थिक हालत को लेकर गलत बोला जा रहा है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अशोक मोदी ने जब पकड़ा कि जीडीपी के आंकड़ों को लेकर झूठ बोला गया है, अप्रैल से जून 2023 तक की तिमाही की जीडीपी 7.8% नहीं है, 4.5% है, तो सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इसका विरोध किया, कहा कि इस लेख का आधार सही नहीं है। 15 सितंबर के बिजनेस स्टैंडर्ड में अरविंद सुब्रमण्यन और जॉश फिल्मैन का एक रिसर्च आर्टिकल छपा है। उन्होंने अपने लेख में अशोक मोदी के लेख के तरीके की आलोचना की है और कहा है कि सही नजरिए से देखें तो सूरत कुछ और नजर आती है, दरअसल वही नजर आती है और उससे भी खराब नजर आती है। अरविंद सुब्रमण्यन मोदी सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। यह उनके लेख की तस्वीर है। क्या अर्थव्यवस्था ऊपर चढ़ रही है या नीचे की तरफ ढल रही है? आइए समझते हैं भारत के विकास की कहानी। अंग्रेजी में जो लिखा है उसका हिंदी में यही मतलब होगा। यह लेख इस सवाल से शुरू होता है कि वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही की जीडीपी 7.8% बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि G20 देशों में यह सबसे ज्यादा है। क्या यह सच है? इसी सवाल का जवाब यह लेख देता है जिसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। 10 साल हो गए भारत की अर्थव्यवस्था पर तमाम दावों को लेकर ऐसे ही लेख पढ़ते हुए निकल गए। राजनीतिक हंगामों के बीच आर्थिक खबरें छूट जाती हैं। इनका यही तरीका है कि अलग अलग जगहों पर छपी खबरों को एक जगह लाकर देखा जाए कि अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है। अरविंद सुब्रमण्यन और जॉश फिल्मैन का कहना है कि जीडीपी को देखने के अलग अलग तरीके होते हैं, मगर उत्पादन के आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो तस्वीर ज्यादा बेहतर